नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग जानेंगे पेप्टाइड्स के बारे में कि पेप्टाइड होता क्या है। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो जानने के पहले आप लोगों को प्रोटीन और अल्फा अमीनो एसिड के बारे में जानना जरूरी होता है और उन दोनों चीजों के एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में कर रखा है, जिसका की लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते। तो बच्चों अब हम लोग पेप्टाइड्स पर आते हैं। पेप्टाइड होता क्या है? पेप्टाइड इज एक्चुअली कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, यानी कि बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड के कंडेंसेशन के बाद जाकर पेप्टाइड का बनना होता है। लेकिन अब बच्चों हम लोगों को चाहिए कि अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि अल्फा अमीनो एसिड के बारे में डिक्टेटिव मैनर में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पिछले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में पेप्टाइड को समझाने के लिए मैं शॉर्टकट में अल्फा अमीनो एसिड को यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। अल्फा अमीनो एसिड वैसा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो होगा, लेकिन आप लोग जानो कि जिस कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद होता है जस्ट उसी कार्बन पर एक एमिनो ग्रुप भी मौजूद हो, तो इसी तरह के एसिड को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? अल्फा अमीनो एसिड। लेकिन आप लोग गौर कर रहे होंगे कि यहां पर जो ये सेंट्रल कार्बन है इसकी टेट्रा वैलेंसी अभी फुलफिल नहीं हुई है। इस कार्बन पर एक वैलेंसी फुलफिल किया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक वैलेंसी फुलफिल करा एमिनो ग्रुप, एक वैलेंसी फुलफिल करा हाइड्रोजन ग्रुप, और एक वैलेंसी कोई और ग्रुप फुलफिल कर सकता है, और वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है। यहां पर R की जगह हम लोग हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। अगर R की जगह हाइड्रोजन होगा तो इस अल्फा अमीनो एसिड को हम लोग ग्लाइसिन बोलेंगे। R की जगह अगर CH3 रहेगा तो इसे हम लोग एलेनिन बोलेंगे। R की जगह CH2OH रहेगा तो इस अल्फा अमीनो एसिड को हम लोग सेराइन बोलेंगे। ये जितना भी नाम मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ये सारा का सारा नाम जो है ये कॉमन नेम है। और आप लोगों को बता दूं कि नेचुरली ऑब्टेन्ड जितने भी प्रोटीन और पेप्टाइड होते हैं उसमें कुल मिलाकर 20 तरह के अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, और उन 20 का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी पिछले लेक्चर में दिया गया है बच्चों। तो उस वीडियो का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हो। अब हम लोगों ने समझ तो लिया कि पेप्टाइड जो होता है ऐसे कई सारे अल्फा अमीनो एसिड के कंडेंसेशन से मिलकर बना होता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि ऐसे बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड किस तरह से कंडेंस होकर पेप्टाइड जनरेट करते हैं। ओके, बच्चों यहां मैं पेप्टाइड को समझाने के लिए 4 अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड को लिख रखा है। ये पहला अल्फा अमीनो एसिड जो है यहां पर R की जगह हाइड्रोजन है, जिस वजह से इस अल्फा अमीनो एसिड को हम लोग नाम देते हैं ग्लाइसिन। ये वाला जो अल्फा अमीनो एसिड है यहां पर R ग्रुप की जगह क्या चीज मौजूद है? CH3, तो इस अल्फा अमीनो एसिड को हम लोग नाम देते हैं एलानिन। और ये सारा का सारा नाम आप लोगों को याद करना पड़ेगा उस 20 अल्फा अमीनो एसिड के टेबल से, और साथ ही साथ उन अल्फा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये वाला जो अल्फा अमीनो एसिड है, इस अल्फा अमीनो एसिड में R की जगह CH3 है, जिस वजह से इस अल्फा अमीनो एसिड का नाम है वेलाइन। आप लोग याद भी करते चले जाओ तो उचित है। और इस वाले अल्फा अमीनो एसिड में R ग्रुप की जगह पर क्या है बच्चों? CH2OH, जिस वजह से इस अल्फा अमीनो एसिड का नाम हो जाता है क्या? सेराइन। अब हम लोगों को तो पढ़ना है कि इन सारे अल्फा अमीनो एसिड से हम लोग पेप्टाइड किस तरह से बनाते हैं। आप लोग बच्चों यहां ध्यान से देखना, इस अल्फा अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये है और इस अल्फा अमीनो एसिड का एमिनो ग्रुप ये है। तो इस एमिनो एसिड को, इस एमिनो ग्रुप को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ NH2 जो था वो NH को ये एक हाइड्रोजन हम लोग इस तरफ रिप्रेजेंट कर दिए। वैसा ही हम लोग इस वेलाइन के NH2 ग्रुप के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन को हम लोग हटाकर इस साइड लिख दिए। यहाँ पर भी NH2 में से हाइड्रोजन को हटाकर हम लोग इस साइड लिख देते हैं बच्चों। ओके, अब आप लोग गौर से देखो कि ग्लाइसिन का OH और एलेनिन का H, यहां से हम लोग OH हटा देते हैं, यहां से हम लोग क्या हटा दिए? H। तो इधर से OH और ये H निकल जाएगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये दोनों अल्फा अमीनो एसिड आपस में कंडेंस हो सकता है। उसी तरह यहां पर इस अल्फा अमीनो एसिड और इस अल्फा अमीनो एसिड में क्या होगा कि यहां पर का OH और यहां पर का H ये दोनों निकल जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से भी निकल के इन दोनों मॉलिक्यूल को कंडेंस करेगा इस टर्मिनल के साथ। यहां पर भी वैसे ही काम होगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और उस एमिनो ग्रुप का H ग्रुप निकल के वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो
तो मानकर देखो कि ये सारे अल्फा अमीनो एसिड जो कि यहाँ पर 4 अल्फा अमीनो एसिड मैंने लिख रखा है, इन चारों से OH और H निकल जाएगा। तो आप लोग गौर करो कि कितना वाटर मॉलिक्यूल निकला, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर 3H2O मॉलिक्यूल निकला। और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद अब फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, वो ध्यान से देखना। ये NH2 तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद क्या होगा बच्चों CH2, उसके बाद क्या होगा COO, और यहाँ OH और H निकलने के बाद ये COO डायरेक्ट यहाँ किससे जुड़ेगा, इस NH से। फिर यहाँ क्या होगा CH और साथ में CH3, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चों C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O के बाद क्या होगा बच्चों NH, NH के बाद CH और साथ में CH CH3 होल 2, उसके बाद क्या होगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के बाद क्या होगा NH, NH के बाद देखो CH, उसके बाद यहाँ पर CH2OH, और इस CH के बाद क्या है C डबल बॉन्ड O और साथ में OH। तो गौर कर रहे हो कि ये चारों अल्फा अमीनो एसिड आपस में कंडेंस होकर इस तरह का पॉलीमेरिक चेन बनाया। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से और गौर से देखो तो यहाँ पर नया नया बॉन्ड कौन सा बना है, ये C डबल बॉन्ड O और NH के बीच, C डबल बॉन्ड O और NH के बीच ये वाला बॉन्ड बना। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और NH के बीच देखो बच्चों ये वाला बॉन्ड बना। यहाँ C डबल बॉन्ड और NH के बीच बच्चों ये वाला बॉन्ड बना। तो ये 1, 2, 3 नया बॉन्ड बना। और ये जो C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड है जिसे आप लोग गौर से देख रहे थे, इस बॉन्ड को ही हम लोग नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ओके, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ओके, अब जो ये पेप्टाइड बना, इसे ही ये अल्फा अमीनो एसिड के कंडेंसेशन पॉलीमर को हम लोग क्या नाम दे दिए, पेप्टाइड। पेप्टाइड को हम लोग कई तरह से बांट सकते हैं, क्या क्या नाम दे सकते हैं, डाई पेप्टाइड है कि नहीं, ट्राई पेप्टाइड है कि नहीं, टेट्रा पेप्टाइड, इस तरह से TRAPEPTID, पेंटा पेप्टाइड। ऐसा कितना तरह का पेप्टाइड हो सकता है बच्चों, कई तरह का पेप्टाइड हो सकता है। और ये नाम जो पेप्टाइड का है ये किस आधार पर है, अगर 2 अल्फा अमीनो एसिड कंडेंस होकर एक पॉलीमेरिक चेन बना है तो उस पॉलीमेरिक चेन को हम लोग बोलेंगे डाइपेप्टाइड। 3 अल्फा अमीनो एसिड के कंडेंसेशन के बाद जो पेप्टाइड बनता है बच्चों उसे हम लोग क्या नाम देंगे, ट्राइपेप्टाइड। 4 से टेट्रापेप्टाइड, 5 से पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, हेप्टापेप्टाइड, इस तरह से कई सारा पेप्टाइड बन सकता है नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड के आधार पर। अगर 10 अल्फा अमीनो एसिड या उससे ज्यादा जुड़कर पेप्टाइड बनाए तो उस तरह के पेप्टाइड को बच्चों हम लोग बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड। यानी कि ये क्लियर है कि पॉलीपेप्टाइड हम लोग किस तरह के पेप्टाइड को बोलेंगे, जिसमें मिनिमम 10 से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड आपस में कंडेंस हुआ होगा। ओके स्टूडेंट, अब ये पेप्टाइड जो बना, यहाँ पर इस पेप्टाइड में 1, 2, 3, 4 अल्फा अमीनो एसिड कंडेंस हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पेप्टाइड जो है इसे हम लोग क्या नाम देंगे, टेट्रापेप्टाइड। ओके, अब इसके नाम का बात कर लेते हैं हम लोग। ये जो पेप्टाइड बना, आप गौर करोगे पेप्टाइड बॉन्ड बनने के दौरान एक अल्फा अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और दूसरे अल्फा अमीनो एसिड का एमिनो ग्रुप आपस में कंडेंस होता था। लेकिन जो किनारे का अल्फा अमीनो एसिड बच जाएगा ना, ये वाला और ये वाला, तो इस वाले अल्फा अमीनो एसिड का एमिनो ग्रुप गौर करो ये बच गया है, ये कंडेंसेशन में भाग नहीं लिया, और इस किनारे वाले का COOH ग्रुप जो है वो कंडेंसेशन में भाग नहीं लिया। तो इस वजह से ये जो पेप्टाइड बना इसमें कौन सा एमिनो ग्रुप फ्री है, आप गौर करो ये वाला एमिनो ग्रुप फ्री है और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फ्री है, और यही दोनों ग्रुप इस पॉलीमेरिक चेन के एंड या फिर टर्मिनल की तरह काम करता है। तो इस वाले एंड या टर्मिनल को हम लोग एमिनो ग्रुप की वजह से बोल देते हैं एंड टर्मिनल, और इस वाले ग्रुप को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की वजह से बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सी टर्मिनल। ओके, ये हो गया एन टर्मिनल, एमिनो ग्रुप वाला टर्मिनल, और ये सी टर्मिनल जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला टर्मिनल है। आप लोगों को अगर किसी पेप्टाइड को रिप्रेजेंट करना हो कॉपी में, तो ये याद रखना कन्वेंशनली एन टर्मिनल को लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है और सी टर्मिनल को राइट हैंड साइड लिखा जाता है। लेकिन कन्वेंशनली, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इसे मैं उल्टा करके लिख देता हूं तो पेप्टाइड चेन का रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिप्रेजेंटेशन का एक कन्वेंशन है कि नियमतः लिखना चाहिए किस साइड, एन टर्मिनल जो है लेफ्ट हैंड साइड
और सी टर्मिनल जो है बच्चों वो राइट हैंड साइड दिखना चाहिए। ये दो बातें तो आप लोगों ने समझ ली होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। जब हम लोग किसी भी पेप्टाइड चेन का नाम लिखते हैं तो सी टर्मिनल वाला जो एमिनो एसिड है, यानी कि इस टर्मिनल के साथ जो एमिनो एसिड है, यानी कि सेराइन, उसे हम लोग बेस काउंट करते हैं। इसे हम लोग क्या काउंट करते हैं? बेस। और इसके साथ जो पहले जितना अल्फा एमिनो एसिड एंड टर्मिनल की तरफ लगा हुआ है वो सब का सब इस बेस अल्फा एमिनो एसिड का सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, नाम में बेस की जगह इस टर्मिनल वाले अल्फा एमिनो एसिड का नाम लिखेंगे और बाकी सब का नाम हम लोग प्रीफिक्स में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, देखते हैं कैसे कैसे। तो जैसे कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ये वाला अल्फा एमिनो एसिड यानी कि सेराइन जो है वो बेस है, तो सेराइन को हम लोग एज इट इज लिख देंगे और उसके पहले जितने अल्फा एमिनो एसिड का नाम लिखेंगे उन सारे अल्फा एमिनो एसिड के नाम में लास्ट में INE हटा के हम लोग क्या लगा देते हैं? सफिक्स YL। ओके, तो आप लोग देखो कैसे कैसे नाम लिखने का सीधा सा तरीका शॉर्टकट में बोलूं तो नाम एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ लिखना है आप लोगों को। तो एन टर्मिनल में सबसे पहला अल्फा एमिनो एसिड कौन है? ग्लाइसिन। तो इसका नाम जब हम लोग लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे बच्चों GLYCYL, ग्लाइसाइल, यानी कि INE हटाकर हम लोग वहां पर क्या जोड़ दिए बच्चों? YL। ओके, अब नेक्स्ट वाला एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो पहले ग्लाइसिन देन एलेनिन, तो एलेनिन की जगह हम लोग लिखेंगे ALANYL। कोई ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ना है क्योंकि नाम एक पेप्टाइड का लिख रहे हैं तो पूरा नाम को एक ही काउंट करा जाएगा, बीच में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं होगा। तो ग्लाइसाइल, एलानाइल, भेलाइल, अब इसका नाम नेक्स्ट क्या होगा? VALYL। और लास्ट वाले का नाम यानी कि सी टर्मिनल वाला, चूंकि ये बेस है तो उसका नाम एज इट इज हम लोग लिख देंगे, यानी कि इस पेप्टाइड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ग्लाइसाइल, एलानाइल, भेलाइल, सेराइन। ओके, और आप लोग सोच के देखो कि आप लोगों के किसी फ्रेंड का नाम ऐसा रहे तो कितना तकलीफ दे होगा, लेकिन ये तकलीफ दे नहीं है बल्कि आसान है, सहूलियत है, क्योंकि इस नाम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस नाम से आप लोग उस पर्टिकुलर पेप्टाइड का स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान सकते हो। ओके, अब इस कंपाउंड के यानी कि इस पेप्टाइड के एब्रिविएशन को हम लोग लिखना सीखते हैं। तो एब्रिविएशन भी जो है वो हम लोग एन टर्मिनल से सी टर्मिनल की तरफ लिखते हैं। तो एब्रिविएशन भी दो तरह का हो सकता है, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दो तरह का हो सकता है, 3 लेटर सिंबल भी हो सकता है और 1 लेटर सिंबल भी हो सकता है। अगर 3 लेटर सिंबल की बात करें तो एन टर्मिनल से सी टर्मिनल के तरफ जाएं तो GLY, ग्लाइ, बीच में डैश, उसके बाद ALA, ग्लाइ, अला, उसके बाद VAL, उसके बाद SER। यहां पर ऐसा नहीं कि बेस है तो उसका पूरा नाम लिखेंगे, एब्रिविएशन में 3 लेटर सिंबल में बस इसी तरह से लिखेंगे, ग्लाइ, अला, वला, सर, जो भी है नाम ऐसा ही है। अब अगर 1 लेटर सिंबल की बात करें तो वो हमेशा कैपिटल लिखते हैं और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? G, इसका नाम क्या हो जाएगा? A, इसका नाम क्या हो जाएगा? V, और इसका नाम होता है S। ऐसा मत सोच लेना कि फर्स्ट लेटर ही फर्स्ट सिंगल लेटर सिंबल होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि 20 अल्फा एमिनो एसिड का जो वो मैंने टेबल पिछले लेक्चर में देखा था, उस टेबल में 20 अल्फा एमिनो एसिड का जो सिंगल लेटर सिंबल था वो उसके नाम के फर्स्ट लेटर से मैच कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था। बाय चांस यहाँ पर जो चारों अल्फा एमिनो एसिड है उन चारों अल्फा एमिनो एसिड का फर्स्ट लेटर सिंबल जो होता है सिंगल लेटर सिंबल, उसके फर्स्ट लेटर से, नाम के फर्स्ट लेटर से मैच कर जाता है। ओके स्टूडेंट, अब इन चीजों को हम लोग कॉपी पर नोट डाउन कर लेते हैं। आप लोग हेडिंग देकर लिखो पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स में आप लोग नीचे लिखो द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, the condensation polymer of alpha amino acid is called peptides। ओके, अब नीचे पॉइंट चेंज करके लिखो when more than one alpha amino acids condense together, when more than one alpha amino acids condense together, then their amino group and carboxylic acid group involved during condensation where water molecule get eliminated to form peptide bond or peptide linkage between the two molecules। और वहीं पर आप लोग ब्रैकेट में या नीचे लिख लेना इस तरह से C डबल बॉन्ड O
NH, या फिर इसे हम लोग इस तरह से ब्रैकेट करके लिख लेना, और इसे आप लोग लिख लेना, इसे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज या फिर एमाइड बॉन्ड भी बोल देते हैं। इसे हम लोग एमाइड बॉन्ड भी बोल देते हैं क्योंकि ये एमाइड की तरह है। ओके स्टूडेंट, और इतना लिखने के बाद फिर से आप लोग इतना लिख लो, ये पूरा वहां पर, ये पूरा लिखने के बाद यहां से लेकर यहां तक नोट डाउन कर लो। अब इतना लिखने के बाद नीचे पॉइंट पॉइंट करके लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, on the basis of number of alpha amino acids that get condensed, on the basis of number of alpha amino acids that get condensed, comma, peptides may be classified as, peptides may be classified as, और नीचे बेबी डॉट कर करके लिखना डाइपेप्टाइड, वहीं पर नीचे बेबी डॉट करके लिखो डाइपेप्टाइड, और डाइपेप्टाइड के सामने लिखना डैश देके 2 अल्फा अमीनो एसिड कंडेंस्ड टुगेदर, उसके नीचे लिखना ट्राइपेप्टाइड और उसमें डैश देके लिखना 3 अल्फा अमीनो एसिड्स कंडेंस्ड टुगेदर, और उसके नीचे लिखना टेट्रापेप्टाइड और उसमें लिखना 4 अल्फा अमीनो एसिड्स कंडेंस्ड टुगेदर, और उसी के नीचे डॉट देके लिखना पेंटापेप्टाइड और उसके सामने लिखना 5 अल्फा अमीनो एसिड्स कंडेंस्ड टुगेदर, और उसके बाद डैश 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 करके लिखते जाओ, और उसके बाद नीचे डॉट देके लिखना पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में डैश देके लिखो मोर देन 10 अल्फा अमीनो एसिड्स कंडेंस्ड टुगेदर, मोर देन 10 अल्फा अमीनो एसिड्स कंडेंस्ड टुगेदर। ओके स्टूडेंट, अब आप लोगों को लिखना है यहां पर एनी ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, एनी ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इज रिप्रेजेंटेड in such a manner, is represented in such a manner that N terminals should be present, N terminals should be present on left hand side, N terminals should be present on left hand side, while C terminals is present on the right hand side, C terminal is present on the right hand side। फिर से नेक्स्ट पॉइंट देके लिखना, during naming any of the peptide, the alpha amino acid with C terminal, the alpha amino acid with C terminal is taken as base, alpha amino acid with C terminal is taken as base, while all other alpha amino acid is taken as substituent of it, while all other alpha amino acid is taken as substituent of it, so that अब इसी पॉइंट में लाइन चेंज कर आप लोग लिखो, so that the name of peptide is written from N terminal to C terminal, the name of peptide is written from N terminal to C terminal in such a manner that the last three letters of each alpha amino acid is replaced by YL, the last three letters of each alpha amino acid is replaced by YL, while the name of alpha amino acid with C terminal is written as it is, while the name of alpha amino acid with C terminal is written as it is। okay, तो इतना लिख लो आप लोग। ये पूरा कुछ लिख लेने के बाद एक पॉइंट और वहां डाल लो कि अब आप सोच के देखो, जैसे कि ये पॉलीपेप्टाइड बना, तो इस पॉलीपेप्टाइड का कुछ मॉलिक्यूलर मास होगा ना, आप लोग नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 इस तरह से जोड़ोगे तो किसी भी पेप्टाइड का आप लोग मोलर मास निकाल सकते हो। तो उस पेप्टाइड का मोलर मास अगर 10,000 यूनिट से कम होगा तो उसे हम लोग सामान्य तौर पर क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, और अगर इस पॉलीपेप्टाइड का मोलर मास 10,000 यूनिट से ज्यादा होगा तो उसे ही हम लोग मान लेते हैं क्या बच्चों, प्रोटीन। तो ये बात भी आप लोग लिख लो, नीचे पॉइंट कर लिखना, if the molar mass of any condensation polymer of alpha amino acid is less than 10,000 unit, then it is termed as polypeptide, while if the molar mass is greater than 10,000 unit, then it is termed as protein, but there is no any sharp demarcation, शार्प डिमार्केशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी जान रखा है कि ऐसा कोई
फिक्स बात नहीं है कि 10,000 यूनिट से कम रहेगा तो पॉलीपेप्टाइड, 10,000 से ज्यादा रहेगा तो प्रोटीन। मान लेते हैं मोटा मोटी 10,000 यूनिट को हम लोग डिमार्केशन के रूप में। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही जानेंगे और इसके बाद वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन कितने तरह से होता है, यानी कि प्रोटीन को हम लोग कैसे कैसे अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंपली क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बच्चों हम लोग जानेंगे। बच्चों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करो ज्यादा से ज्यादा कि वो बच्चे भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। ओके स्टूडेंट्स।